डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। तो आज मैं आपके सामने पुनः बोर्ड एग्जाम कैप्सूल श्रृंखला के तहत 2019 के 6वें सेट के कार्बनिक रसायन से आए हुए महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को लेकर हाजिर हूं। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला सवाल। तो ये पहला सवाल मैं बहुविकल्पी से शुरुआत कर रहा हूँ, जिससे आपको लगे कि हाँ शुरुआत आसानी से हो रही है, बाद में जटिलताएं बढ़ेंगी। परंतु आपने पैटर्न अगर पढ़ा होगा तो आप उन रिएक्शंस को आसानी से कर सकते हैं। और जिनने पैटर्न नहीं पढ़ा है वो जाएं पिछली क्लासेज को अवश्य देखकर पैटर्न पढ़ लें, अन्यथा उन्हें रिएक्शन समझने में प्रॉब्लम्स होती रहेंगी। तो आइए ज़रा देखा जाए कि यहाँ पर क्या होने वाला है। देखिए, कह रहा है सबसे मीठी शर्करा है। भैया क्या है सबसे मीठी शर्करा? ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सबसे मीठी शर्करा है फ्रक्टोज। ये आपकी चीनी से भी 1.75 गुना मीठी होती है। ठीक है, यही सुक्रोज आपका चीनी है ना, तो ये चीनी से भी 1.75 गुना मीठी होती है। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए, बाकी माल्टोज कम मीठा होता है। ये आपका पाया जाता है किसमें? शर्करा में। ये शर्करा है, डाइसैकेराइड है, स्टार्च में पाया जाता है। किसमें? स्टार्च में। स्टार्च जब टूटता है तो पहले माल्टोज में ही टूटता है, माल्टोज से फिर वो ग्लूकोज में टूटता है। तो ये मीठी नहीं है बहुत ज़्यादा, याद रखिएगा आप लोग इसको। चलिए, अब हम आते हैं अगले सवाल और तगड़े सवाल पर। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कारण बताइए कि मेथॉक्सी एथेन की तुलना में, किसकी तुलना में जी? मेथॉक्सी एथेन की तुलना में एथेनॉल का क्वथनांक उच्च क्यों होता है? तो आप जरा बताएंगे क्या कि मेथॉक्सी एथेन की तुलना में इसका क्वथनांक उच्च क्यों होता है? तो इसके लिए कि मैं कहूँगा आपसे कि सबसे पहली चीज़ आप ध्यान क्या देंगे इसमें। जब आप इस रिएक्शन को देखने जाएंगे, मतलब इस सवाल को देखने जाएंगे, तो सबसे पहले आप दोनों की संरचनाएं बनाइए। आप तुरंत समझ जाएंगे कि इसमें हुआ क्या है। देखिए ज़रा, यहाँ पर आप देखेंगे कि एक संरचना बन रही है। मैं थोड़ा सा पेन को वाइट करता हूँ, फिर देखिए आप लोग, ये है CH3O CH3। ठीक है, और दूसरा आपको एथेनॉल की संरचना बनानी है। एथेनॉल की संरचना कैसे बनेगी देखिए ज़रा आप लोग। तो देखिए, ध्यान दीजिए, इधर आपने देखा कि यहाँ पे मेथॉक्सी मेथेन नाम से देखिए, मेथ ऑक्सी, ये मेथ हो गया, ऑक्सी से ओ हो गया, और फिर मेथ एन हो गया, मतलब एक कार्बन का हो गया। तो इस तरह से आप इसकी संरचना बना सकते हैं। और एथेनॉल की संरचना देखिए, CH3OH। अब देखिए ज़रा, इसमें जो आपका हाइड्रोजन है वो जुड़ा है ऑक्सीजन से, इसलिए इस पर आंशिक ऋणावेश आएगा और इस पर आंशिक धनावेश आएगा। और इतना आंशिक धनावेश इस पर आ जाएगा कि ये नीचे वाले अल्कोहल के ऑक्सीजन से एक प्रकार का बंध बना सकेगा, जिसे हम लोग कहेंगे हाइड्रोजन बंध। क्या कहेंगे जी? हाइड्रोजन बंध। ठीक है, तो आपने देखा कि ये जो एथेनॉल है, इसमें मैं CH3OH कहीं लिख रहा हूँ जी, C2H5OH लिखना था ना, C2H5OH, C2H5OH। तो देखिए, तो इसमें हुआ क्या आपका कि ये जो आपका एथेनॉल है, एथेनॉल ने आपका बना लिया है, क्या बना लिया है? हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण एथेनॉल के अणु संगुणित अवस्था में आ जाते हैं। किस अवस्था में आ जाते हैं जी? संगुणित अवस्था में आ जाते हैं। तो आप बताइए कि इसका एक अणु है आपके पास, ये डाई एथिल ईथर का, और इसके नीचे इसका दूसरा अणु है CH3O डाई एथिल ईथर नहीं है जी, डाई मेथिल ईथर है। ठीक है, तो डाई मेथिल ईथर के दो अणु हैं, इनके बीच केवल लगने वाला जो बल है वान डर वाल्स बल है। कौन सा बल है जी? वान डर वाल्स बल, जो कि बहुत दुर्बल होता है, याद रखिएगा। परंतु इनके दोनों के बीच में वान डर वाल्स बल तो लग ही रहा है, इनके दोनों के बीच में वान डर वाल्स बल तो लग ही रहा है, साथ साथ ये विशेष प्रकार का देखिए एक हाइड्रोजन बंध भी आपका बन चुका है। तो अब बताइए, जब दोनों को आप गर्म करने जाएंगे तो इसमें केवल आपको वान डर वाल्स बल को तोड़ना है और ये उबल कर भाग जाएगा दूर, और इसमें आपको वान डर वाल्स बल के साथ साथ इस हाइड्रोजन बंध को भी तोड़ना पड़ेगा, याद रखिएगा। तो किसका क्वथनांक अधिक होगा आप बताइए? इसी का तो क्वथनांक अधिक होगा। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है ना,
उन सबके क्वथनांक बाकी यौगिकों की तुलना में अधिक होते हैं। ये बात आप लिख के रख लीजिए। अगर इस टाइप का सवाल आपसे पूछा गया कि क्वथनांक अधिक क्यों है, तो आप तुरंत यही कारण देंगे। याद रखिएगा, केवल और केवल हाइड्रोजन बंध। मैंने आपको पीछे भी एक जल में घुलने की बात बताई थी, तो जल में घुलनशीलता के लिए भी हाइड्रोजन बंध ही कारण होता है, क्वथनांक बढ़ाने के लिए भी हाइड्रोजन बंध ही कारण होता है। ठीक है, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। हाँ, जब कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो अपने आप हाइड्रोजन बंध बढ़ने लगेगा। सॉरी, कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो अणुभार बढ़ेगा, अणुभार बढ़ने से उसका क्वथनांक बढ़ने लगेगा। परंतु यहाँ देखेंगे आप, अणुभार दोनों का सेम सेम है। यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, इसमें C2H5, एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा C2H6, ये भी हो जाएगा, बीच में O लगा है। अणुभार दोनों का सेम है, अणुभार तो दोनों का C2H6O ही है, परंतु इसमें हाइड्रोजन बंद है और इस वाले में हाइड्रोजन बंद नहीं है। ठीक है, याद रख लीजिएगा आप लोग। चलिए अब जाइए अगले सवाल पे चलते हैं। ये नीचे वाला सवाल आपको दिख रहा है जो मैं आपको पीछे करा चुका हूँ। कैसे, देखिए जरा आप इस बात को। आप कहेंगे कैसे करा दिए, आप झूठ बोलते हैं। मैंने कहा जरा आप देखिए, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल के परस्पर अंतर को किसी एक विधि से स्पष्ट कीजिए। मैंने आपको लुकास परीक्षण नहीं पढ़ाया क्या? बोलिए, जाइए जरा आप पीछे पढ़िए कहीं पे लुकास परीक्षण, आपको खुद मालूम चल जाएगा कि आपने क्या पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। लुकास परीक्षण पढ़िए, आपको खुद मालूम चल जाएगा। ठीक, चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल फिर एक दमदार सवाल आपके सामने आ रहा है। ये जो आर्थोनाइट्रोफिनॉल है, आर्थोमेथॉक्सीफिनॉल से अधिक अम्लीय होता है क्यों? तो आइए जरा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो आपका आर्थोनाइट्रोफिनॉल है, पहले इसकी संरचना बनाइए आप, अभी आपको दिख जाएगा। ये है आपका फिनॉल। चलिए मैं अलग पेज पे आपको लेके चलता हूँ जिससे समझाना थोड़ा सा आसान हो जाए। ये है आपका आर्थोनाइट्रोफिनॉल। देखिए, और ये आपका आर्थोमेथॉक्सीफिनॉल, मेथॉक्सी ये। ठीक है, और इसमें देखिएगा आप, इसके पास 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो इस ऑक्सीजन के पास भी तो 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। ठीक, तो अब देखिएगा जरा इस बात को आप समझिए, मैं आपको बताऊं। यहाँ पर जो नाइट्रोजन समूह है या NO2 समूह, चूंकि इसका विद्युत ऋणात्मकता जो है पड़ोसी कार्बन से ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है जी? जो उसका पड़ोस वाला कार्बन है, अर्थात यहाँ पे कोने पे कार्बन रहा होगा, इससे ज़्यादा है। तो इसीलिए वो इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, और जब इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा तो ये कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आएगी, तुरंत ही ये अपने इलेक्ट्रॉन को इधर से खींचेगा। तो इस कोने का इलेक्ट्रॉन इधर से अपने इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को जब इधर खींचा जाएगा तो ऑक्सीजन किसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा? इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, नहीं खींचेगा। और इस पर जो आंशिक धनावेश है अधिक हो जाएगा। क्यों जी? क्योंकि जब आप हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच ले रहे हो अपनी ओर, तो इस पर धनावेश अधिक होगा कि नहीं होगा? इसको तो कोई खींचने वाला मिला नहीं, इसीलिए इसने खींच लिया। और जब इसने खींच लिया तो हाइड्रोजन पर अधिक धनावेश आ गया, और अधिक धनावेश आने का मतलब है कि उसका अम्लीय गुण बढ़ गया। आप कहेंगे कैसे धनावेश आने से अम्लीय गुण बढ़ता है? तो मैं कहूँगा, अरे कदमों, याद करो कि अम्ल वही होते हैं जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। तो जो जितना जल्दी H+ आयन देता है ना, उतना ही प्रबल होता है। जितना जल्दी देता है उतना ही क्या होता है? प्रबल होता है। ये बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो आप इधर खींचना चाहते हैं और ये इधर खींच भी रहा है, तो इसका मतलब इसमें आपका ही फायदा है, अम्लीय गुण बढ़ जाएगा। अम्लीय गुण क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। परंतु इसमें देखिए कि भैया ये जो CH3 समूह है ना, ये अपने इलेक्ट्रॉनों को इधर भेज देता है, +I प्रभाव उत्पन्न करता है। तो ऑक्सीजन भी अपने इलेक्ट्रॉन को इधर भेज देता है, तो ये भी इधर भेज देता है, ये भी उधर भेजता है। अब जब ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिलने लगा तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन भेज देता है। अरे हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिलने लगा जी अब, तो क्या उस पर आंशिक धनावेश आएगा? क्या आएगा? तो परंतु क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा तब तो उसको धनावेश मिलेगा। अब उसके पास हाइड्रोजन आप भेज दे रहे हैं, तो क्या उसको मिल पाएगा? क्या नहीं मिल पाएगा। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे आप इसका कारण क्या लिखेंगे? इसने खींचा इसलिए इसको -I प्रभाव कहेंगे। तो आप बोलेंगे कि आर्थोनाइट्रोफिनॉल में नाइट्रो समूह -I प्रभाव उत्पन्न करता है, इसलिए वह बेंजीन नाभिक पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को खींचकर घटा देता है, जिससे बेंजीन नाभिक ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन युग्मों को अपनी ओर खींचने लगता है, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन युग्मों को अपनी ओर खींचने लगता है, जिसके फलस्वरूप हाइड्रोजन पर धनावेश की मात्रा अधिक हो जाती है और अम्लीय गुण बढ़ जाता है। परंतु आर्थोमेथॉक्सीफिनॉल में मेथॉक्सी समूह +I प्रभाव उत्पन्न कर देता है। कौन सा प्रभाव? +I प्रभाव उत्पन्न कर देता है,
इसलिए बेंजीन नाभिक पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ जाता है और ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन की ओर प्रतिस्थापित कर देता है, जिससे आंशिक धनावेश की मात्रा कम हो जाती है, अतः इसका अम्लीय गुण भी कम हो जाता है। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। अब ये तो ही नॉर्मल बात। अब इसमें एक रूल और लग सकता है, देखिएगा आप, इसमें एक रूल और लग सकता है, मैं ज़रा आपसे बताऊं, आपको मैं बता रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। इसमें एक रूल और क्या लगता है, देखिए यहाँ पर आपने देखा कि जो मेथॉक्सी समूह है इसमें ऑक्सीजन के पास 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हैं, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ से अनुनाद में दे देता है और ये ऑक्सीजन अपना इधर से दे रहा था, तभी तो इस पर धनावेश आ रहा था और ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा था, तब इस पर आंशिक धनावेश आया हुआ था। मैंने आपको पीछे फिनॉल के अम्लीय गुण में समझाया हुआ है, इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग इस बात को। ठीक है, तो क्या हुआ कि ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया था। अब चूंकि इधर से ये जब देने लगा तो इस बेंजीन नाभिक को अनुनाद में 2 ही इलेक्ट्रॉन तो चाहिए थे, जब इसको इधर से ही मिलने लगा तो क्या वो इसके इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा, बताइए तो आप, नहीं लेना चाहेगा। और जब इसके इलेक्ट्रॉन को नहीं लेना चाहेगा तो ऑक्सीजन के पास धनावेश आएगा नहीं, जब धनावेश नहीं आएगा तो क्या उतने बल से इसको खींच पाएगा, ये नहीं खींच पाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसी ने इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा दिया, तो ये तो उसको उधर फेंक देगा ना, जब उधर फेंक देगा तो इसके ऊपर ऋणावेश आ जाएगा और जब इस पर ऋणावेश आएगा तो ये उधर भेजेगा, तो इसका मतलब हाइड्रोजन पे धनावेश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 2 कारण आप बता सकते हैं। तो इसने अनुनाद में दिया, इसको आप प्लस यम प्रभाव कहेंगे। क्या कहेंगे जी, प्लस यम प्रभाव, या इसी को प्लस आर प्रभाव भी कहा जाता है। आप इस बात को याद रख लीजिएगा, जो यम प्रभाव आपने पढ़ा हुआ है उसी को आर प्रभाव भी कहते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट, अनुनाद प्रभाव। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए अधिक अम्लीय हो जाता है वो माइनस आई प्रभाव उत्पन्न करने के कारण। किसके कारण जी, माइनस आई प्रभाव उत्पन्न करने के कारण। तो इसमें आपका प्लस यम भी काम करता है और प्लस आई भी काम करता है, दोनों काम करते हैं, इसीलिए इसका अम्लीय गुण हो जाता है कम। चलिए तो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए तो जरा, कह रहा है कि भैया क्षारीय KMnO4 1 प्रोपेनॉल का उपचयन होता है। उपचयन, उपचयन मतलब जी बताएंगे क्या, उपचयन का मतलब, उपचयन का मतलब जल्दी बताइए, बोलिए जल्दी। उपचयन का मतलब क्या होता है, उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीकरण, उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीकरण। तो 1 प्रोपेनॉल का ऑक्सीकरण क्षारीय KMnO4 के द्वारा होता है। ठीक, तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्षारीय KMnO4 से अगर आप प्रोपेनॉल का ऑक्सीकरण कराते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्षारीय KMnO4 से प्रोपेनॉल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो वो सीधा सीधा, ध्यान दीजिएगा, वो सीधा सीधा पहुंच जाता है कहाँ पर, एसीटिक अम्ल पर पहुंच जाता है। किस पर पहुंच जाता है जी, एसीटिक अम्ल पर पहुंच जाता है। ये बात को आप दिमाग में रख लीजिए। तो क्या बताएंगे आप लोग कि क्षारीय KMnO4 की एथेनॉल से, क्षारीय KMnO4 के द्वारा एथेनॉल के ऑक्सीकरण से, एथेनॉल के ऑक्सीकरण से एसीटिक अम्ल बनता है। क्या बनता है जी, एसीटिक अम्ल बनता है। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए तो अब आ जाइए, जरा दिखाता हूं मैं आपको, जो आपका CH3CH2OH है, अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करा देते हैं, इसके द्वारा, क्षारीय KMnO4 के द्वारा, तो ये तुरंत ही बदल जाता है CH3COOH में। वैसे भी आप जानते ही हैं कि जो आपका अल्कोहल है पहले ऑक्सीकृत होता है तो CHO देता है, फिर CHO जब ऑक्सीकृत होता है तो COOH देता है। तो यहाँ पर 2 पद का ऑक्सीकरण एक ही बार में कर देता है, कौन, क्षारीय KMnO4। ठीक है, ये बात को मैं आपको बता देता हूँ, तो आप इस बात को लिख लीजिएगा, हो जाएगा ना। चलिए, तो ये आपको दिमाग में अपने बैठा लेना है और अपने दिमाग में डाल लेना है इस बात को कि जो आपका क्षारीय KMnO4 होता है जब वो अपचयन करता है, उल्टा मैंने बोल दिया क्या, प्रोपेनॉल की जगह मैंने एथेनॉल ले लिया जी, हैं, आप लोग बोल भी नहीं रहे हैं, मुंह में छेद नहीं है क्या आपके, CH3CH2CH2OH, तो यहाँ पर आपका बनेगा क्या, प्रोपेनोइक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा जी, प्रोपेनोइक अम्ल बनेगा। ठीक है, ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए तो यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर CH2 रहेगा और यहाँ पे CH3 रहेगा, CH3CH2COOH। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रख लेंगे। चलिए अब जरा देखिए अगला सवाल, देखिए अगला सवाल, ये अगला और पिछला सवाल क्या कह रहा है जी, ब्रोमीन
कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में किससे क्रिया करता है जी? फिनॉल से क्रिया करता है। तो ब्रोमीन जो है आपका कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में फिनॉल से क्रिया करता है। बताएंगे क्या आप लोग इस बात को? क्या करेगा वो? क्या करेगा? यहाँ पे देखिए, दो बातें मैंने आपको पढ़ाई हुई हैं। एक तो आपको याद रखना है कि ये ब्रोमीन जल से कैसे क्रिया करता है। जब ब्रोमीन जल से क्रिया करता है तो वो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था, और उसमें आपका 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बन जाता है। क्या बन जाता है? 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, मतलब आर्थो और पैरा सब जगह एक ही साथ जुड़ जाता है। परंतु जब आप कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में की उपस्थिति में इसकी ब्रोमीन से क्रिया कराते हैं तो हैलोजनीकरण होता है, हैलोजनीकरण। और हैलोजनीकरण की इस प्रक्रिया में आप ध्यान देंगे कि जो उत्पाद बनता है ना, वो आर्थो और पैरा अलग अलग बनता है। क्या होता है जी? आर्थो और पैरा अलग अलग बनता है। आर्थो अलग से बनता है और पैरा अलग से बनता है। किसकी उपस्थिति में? कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में, जैसा आपने क्लोरोबेंजीन में देखा हुआ है। ठीक, याद रख लीजिएगा। तो आप इसको भी अपने दिमाग में डाल लीजिए। अब एक आर्थो बन गया और एक बगल में आपका बन गया पैरा। ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा। परंतु अभी अगर यहीं आप ब्रोमीन जल से कराते, मतलब इसी की जगह आपने लिखा होता Br2/H2O, तो आपका एक ही साथ सब जुड़ गया होता, जैसा मैंने आपको पीछे दिखाया है। याद रख लीजिएगा। चलिए, तो ये भी रिएक्शन आपका हुआ समाप्त। अब आइए जरा चले हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका इंतज़ार कर रहा है और कह रहा है कि भैया भैया हमको बताओ कि मेरा रिएक्शन क्या होगा। डाई एथिल ईथर को 373 केल्विन पर HI के साथ गर्म किया जा रहा है। गर्म कर रहे हैं जी HI के साथ। ये दोनों अभिक्रिया मैं आपको पिछवा बता चुका हूँ, हैं? ध्यान दीजिएगा, दोनों अभिक्रिया जो है मैं आपको पीछे बता चुका हूँ और आपको याद होनी चाहिए वो अभिक्रिया। ध्यान में रख लीजिएगा। C2H5OH प्लस HI से क्रिया हो रही है इसकी। कितने केल्विन पर? 373 केल्विन पर। तो मैंने आपको बता रखा था कि यहाँ से आपका जो ऑक्सीजन है वो निकल जाता है, जो आपका ऑक्सीजन है वो निकल जाता है और किसको लेके भाग जाता है? हाइड्रोजन को H2O के रूप में। और जो दोनों आपके C2H5 बचते हैं वो लोग जोड़ लेते हैं अपने से I को, तो बन जाता है C2H5I एथिल आयोडाइड। एथिल आयोडाइड, ठीक है। अभी अगर यही रिएक्शन ठंडे में कराया जाता था तो ठंडे में होने के बाद देखिए आपका ऐसे होता था C2H5O C2H5 प्लस HI, और इसमें आपका क्या हुआ था? ये एक लोग को लेके भाग गया था तो C2H5OH बन गया था और प्लस में आपका C2H5I बन गया था। परंतु जब आप इसे गर्म करते हैं तो ये भी ख़त्म हो जाता है OH इसका और आपका सीधे C2H5I बनता है। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये रिएक्शन मैं करवा चुका हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें आपको समझा नहीं रहा हूँ। यहाँ से आइए, यहाँ से आपको समझने लायक सवाल है। चलिए देखिए, आप यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मिक अम्ल की संरचनाओं की भिन्नता को स्पष्ट कीजिए। मतलब आप बताइए कि फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मिक अम्ल एक दूसरे से भिन्न कैसे हैं, संरचना बना के दिखाइए। तो देख लीजिए आप संरचना फॉर्मल्डिहाइड की। और ये देख लीजिए आप फॉर्मिक अम्ल की। आइए जरा, फॉर्मल्डिहाइड की आपकी जो संरचना होती है वो ऐसे होती है और फॉर्मिक अम्ल की संरचना आपकी ऐसे होती है। तो आप लिखेंगे फॉर्मिक अम्ल में कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH ग्रुप है, जबकि फॉर्मल्डिहाइड में CHO ग्रुप है। फॉर्मल्डिहाइड में CHO ग्रुप है। ठीक है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। तो यही आपको लिख देना है, इसकी भिन्नता आपकी हो जाएगी। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। इसमें बताएंगे इसमें एल्डिहाइड समूह है और इसमें कीटो समूह है। इसकी संरचना निम्न प्रकार है। ठीक, तो ये आपको भिन्नता स्पष्ट कर देनी है। चलिए, उसके बाद आप देखेंगे कि इनकी समानताओं और विषमताओं पर एक एक अभिक्रिया लिखनी है आपको। समानता और विषमता पर एक एक अभिक्रिया लिखनी है। तो आइए जरा पहले
समान अभिक्रिया लिख लेते हैं। समान अभिक्रिया, तो मैं आपको बता दूं कि दोनों जो हैं टॉलन अभिकर्मक से क्रिया करके रजत दर्पण का अवक्षेप बनाते हैं। रजत दर्पण मतलब Ag का अवक्षेप बनाते हैं। ठीक है, ये बात को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, रिएक्शन जरा देख लीजिए दोनों का, और आप समझदार हैं, समझ ही जाएंगे। HCHO मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जैसे ही HCHO की क्रिया होती है, किससे मालूम है आपको? देखिए हुआ क्या है इसमें, देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो HCHO है, इसकी क्रिया जैसे ही टॉलन अभिकर्मक से कराते हैं, तुरंत ही ये जो ऑक्सीजन है इस कार्बन के पास जुड़े हुए हाइड्रोजन से जुड़ जाता है और उसको बनवा देता है HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है ना, और प्लस में Ag अलग हो जाता है और 2 उसका सामने चला आता है और तीर नीचे की तरफ लग जाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं रजत दर्पण। क्या बोलते हैं जी? रजत दर्पण। ठीक है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। फिर देखिए, जब हम नीचे बात करते हैं फॉर्मिक अम्ल की, तो फॉर्मिक अम्ल की भैया संरचना कुछ इस तरह से होती है, HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। जैसे ही इसको भी हम टॉलन अभिकर्मक से क्रिया कराते हैं, वैसे जो बाकी हमारे होते हैं ना, बाकी ध्यान दीजिएगा, बाकी अम्ल होते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, वो टॉलन अभिकर्मक से क्रिया नहीं करते हैं, परंतु फॉर्मिक अम्ल करता है। और कैसे करता है आप इस बात को देखिएगा जरा। देखिए क्या हुआ, यहाँ का ऑक्सीजन, मैंने देखा कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के पास ही तो गया ना, जो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसमें देखिए इसको इधर से भी एक मिल जाता तो वहाँ पे भाग जाता है, याद रखिएगा आप लोग। तो जैसे ही वहाँ पे भागता है, आपका इधर साइड में OH बन जाता है और फिर आपका C ऊपर डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड ये OH बन जाता है और प्लस में आपका फिर से रजत दर्पण का अवक्षेप बन जाता है। परंतु देखिए होता क्या है कि 2 OH तो एक कार्बन पे अस्थायी हो नहीं सकते हैं, इसीलिए यहाँ से निकल जाता है बाहर और ये बंदा नीचे बना लेता है CO2। क्या बना लेता है जी? CO2, और प्लस क्या बना लेता है? H2O। होगा कि नहीं होगा? तो आपको रिएक्शन में मिल जाता है CO2, देखिए रिएक्शन मिल जाता है CO2 प्लस H2O और प्लस Ag। ठीक है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये चीज़ आपको उस रिएक्शन से मिल जाती है। तो ये आपका हो गया समानता का रिएक्शन। तो आप कहेंगे इसमें सर समानता कहाँ हुई? मैंने कहा आप देखिए जरा, समानता क्या हुई कि रजत दर्पण तो दोनों में मिला है, तो हमको पहचान तो उसी से हो रही है ना, रजत दर्पण से ही हो रही है, तो इसीलिए ये समान अभिक्रिया है। उसके बाद दूसरा देखिए भिन्न अभिक्रिया। भिन्न अभिक्रिया, तो देखिए जो HCHO है, HCHO 50% NaOH के साथ, किसके साथ जी? 50% NaOH के साथ क्या करता है? 50% NaOH के साथ कैनिजारो अभिक्रिया देता है। कौन सी अभिक्रिया देता है जी? कैनिजारो अभिक्रिया देता है। रिएक्शन मैं आपको पीछे कैनिजारो का बता चुका हूँ, बस एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो इसमें फॉर्मल्डिहाइड के 2 अणु भाग लेते हैं, पूरा रिएक्शन आप लोग पीछे जाएंगे वहाँ समझेंगे, और एक का ऑक्सीकरण हो जाता है तो HCOOH बनता है, जो उसका H हटा के Na बना लेता है, मैंने आपको वहाँ बताया भी था। उसके बाद दूसरे वाले का ऑक्सीकरण हो जाए, ये अपचयन हो जाता है तो CH3OH बन जाता है। ठीक है, कैनिजारो अभिक्रिया। परंतु जो आपका HCOOH है, एक अम्ल है, ये NaOH के साथ उदासीनीकरण अभिक्रिया देता है। कौन सी अभिक्रिया देता है जी? उदासीनीकरण अभिक्रिया देता है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं HCOOH प्लस NaOH, चूँकि कार्बोक्सिलिक अम्ल इसलिए H प्रदान करेगा, तीर के बाद आपका बन जाएगा HCOONA और प्लस H2O। ठीक है, ये आपका रिएक्शन हो गया। तो बस ये आपको तैयार कर लेना है, हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? आप समझेंगे कि नहीं इस बात को? बोलिए, समझ में आ गया कि नहीं? तो उसकी समान अभिक्रिया भी हो गई और भिन्न अभिक्रिया भी हो गई।
तो 2 सवाल हो गए भैया आपके पूरे, ये वाला और एक ये वाला। अब आ जाइए, एल्डोल बनाने की एक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। है तो एसिटल्डिहाइड का एल्डोल अभिक्रिया करा दीजिए ना। काहे का डर रहे हैं, बताइए जरा आप लोग, काहे डर रहे हैं? यही तो एसिटल्डिहाइड है। और तुरंत ही इसकी क्रिया दूसरे एसिटल्डिहाइड से करा दी जाए। कैसे होती है अभिक्रिया, मैंने आपको दिखाया था कैसे होती है, ये तो मैं आपको पूरा विस्तार पूर्वक समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ। देखिए, ये यहाँ पे चला आता है और तीर के बाद आपका भैया बन जाता है CH3 CH, नीचे OH, और फिर यहाँ पे आपका CH2 और ये इधर बन जाता है CHO। यही है आपका एल्डोल, यही है आपका एल्डोल। परंतु जब एल्डोल को गर्म कर दिया जाए, एल्डोल को गर्म कर दिया जाए तो आप इस बात को देख लीजिए कि क्या होता है। तो देखिए, इसमें होता है CH3, फिर आपका होता है CH, और नीचे जो रहता है आपका OH। यहाँ से CH2 की जगह CH के नीचे H आता है एक, और फिर इधर आपका होता है CHO। जैसे ही आप इसको गर्म करते हैं तुरंत ही ये OH और H निकल जाते हैं बाहर, और आपका रिएक्शन हो जाता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और उसके बाद CHO और उसके बाद CHO। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। और इसको बोलते हैं क्रोटोनल डिहाइड, क्रोटोनल डिहाइड। तो मैंने आपको यहाँ पर यह भी समझा दिया कि जब आप एल्डोल को गर्म करेंगे तो क्या होगा। ठीक, अब बाकी आपकी इसका IUPAC नाम तो आप लिख ही सकते हैं। ठीक है, वो आपका काम है लिखना। चलिए अगले सवाल पे चला जाए, लास्ट सवाल देख लीजिए। मेसिटिल ऑक्साइड बनाने की, मेसिटिल ऑक्साइड आपको बनानी है, इसकी मेसिटिल ऑक्साइड बनाने की एसीटोन की संघनन अभिक्रिया लिखिए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि एसीटोन भी संघनन अभिक्रिया देता है। तो कहेंगे उसमें मेसिटिल ऑक्साइड कहाँ बनता है, उसमें कीटोल बनता है। तो मैं आपको बताऊं कि उसका भी कीटोल संघनन करा दीजिए आप। ठीक है, जो कीटोल बनेगा, यहाँ पे आपका एल्डोल बना तो आपने एल्डोल को गर्म किया, वहाँ आपका कीटोल बनेगा तो कीटोल को गर्म करेंगे तो वही मेसिटिल ऑक्साइड ही मिलेगा। तो आपने कहा अच्छा लिख के दिखाइए तो मैं जानूँ। मैंने कहा पीछे मैंने आपको लिख के दिखाया हुआ है, यहाँ मुझे फिर से लिख के दिखाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, परंतु मैं दिखा देता हूँ आपके लिए। ठीक है, देखिए डबल बॉन्ड O और इधर था आपका CH3 प्लस दूसरा वाला एसीटोन आता है इधर पे, ये इसके पास चला जाता है, और तीर के बाद देखेंगे आप लोग कि क्या बनता है, CH3 C, नीचे OH, इधर CH3, और मैं इसी बार एक ही बार में लिख देता हूँ, ये आ गया आपका कीटोल CO CH3। तो ये हो गया आपका कीटोल। परंतु जैसे ही आप इस कीटोल को गर्म करते हैं, क्या करते हैं जी, गर्म करते हैं, तुरंत ही ये OH और H निकल जाते हैं बाहर, जैसे उसमें निकला था। तो यहाँ भी आपको बन जाता है CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH और फिर CO CH3। यही जो यौगिक बना इसी का नाम है आपका मेसिटिल ऑक्साइड। हो गया कि नहीं हो गया, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए, तो ये हो गया भैया आपका मेसिटिल ऑक्साइड। अब आ जाइए, आज का हमारा लास्ट सवाल सब पैटर्न पर आधारित रहेगा। देखिए जरा, कह रहे हैं भैया बेंजोइक अम्ल बनाओ निम्नलिखित यौगिकों से। पहल का नंबर किससे कहा जी, कहा टालोइन से बनाओ। तो आप टालोइन से कैसे बनाओगे? आप कहेंगे ये तो बहुत आसान है। मैंने कहा क्या हुआ इसमें? आपने कहा कि आप ही ने तो पढ़ाया हुआ है। मैंने कहा क्या? आपने कहा कि हम करा दे टालोइन का ऑक्सीकरण, वो भी किसके द्वारा, तन्वचन्नो3 के द्वारा। तो मैंने कहा तब, आपने कहा तब का 3 गो एच दिख रहा है, 3 गो O उस पर जाके जुड़ जाएंगे, 3 गो O उस पर जाके जुड़ जाएंगे, तो तीनों बेचारे बना लेंगे, तीनों जौन हैं वो बेचारे बना लेंगे OH OH फिर OH। तो मैंने कहा तब
तो आपने कहा तब का, आप ही ने तो सिखाया है। एक कार्बन पर एक OH से ज़्यादा अस्थायी होता नहीं, तुरंत ही H2O निकल जाएगा बाहर और फिर से आपका जो यौगिकवा है वो हो जाएगा बनकर तैयार। काजी C ऊपर हो जाएगा डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। मैंने कहा ई का है जी, तो आपने कहा आप जी इतना भी नहीं जानते, पढ़ा रहे हैं, यही है बेंजोइकम। मैंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत सही बहुत सही, कोई बात नहीं, बन गया कि नहीं बेंजोइकम। देखिए जरा कितना आसान। टॉलुइन का तनु HNO3 के द्वारा ऑक्सीकरण करा दीजिए। जरा नाइट्राइल बताइए क्या है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट झोंकिए तुरंत कि नाइट्राइल क्या है। नाइट्राइल बताएंगे क्या आप लोग, नाइट्राइल क्या है? चलिए, नहीं बताएंगे तो मैं ही आपको दिखाता हूँ। यहाँ है आपका C ट्रिपल बॉन्ड, यानी इसी को बोलते हैं नाइट्राइल। साइनोबेंजीन इसका नाम है जी, साइनोबेंजीन। आप बताइए अगर इसका COH बनाना तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप, बताएंगे क्या? बताएंगे बताएंगे, जल्दी बोलिए, बताएंगे। इसका अम्लीय जल अपघटन करा देंगे आप लोग। तो अब बताइए क्या बनता है इसमें? ये बन जाता है COH प्लस H2O। तो जिनने पैटर्न पढ़ा है वो तो इसे हलवा समझेंगे, एकदम हलवा, और जिनने नहीं पढ़ा हुआ है वो इसको फंक्शन वाली कचौड़ी समझेंगे। याद रखिएगा, कितनी कड़ी होती है, दिखने में बढ़िया लगती है परंतु दांत से टूटती नहीं है ना। तो हलवा की तरह अगर खाना है ना तो जाके पहले बढ़िया से पीछे वाला पढ़ लीजिए, नहीं तो कचौड़ी ही लगेगी और दांत वो टूट जाएगा आपका। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। आइए जरा अगला सवाल देख लीजिए फटाक से। अगला वाला क्या करा भैया, एमाइड से बनाओ। मैंने कहा दत्तोरी की एमाइड से बनाना है, ले आओ देख लियो एमाइड से। आपने कहा इतना चहक रहे हो, कोनो बात है का इसमें? मैंने कहा अच्छा तनी बताओ एमाइड का सूत्र क्या होता है? आपने कहा भाई CONH2। मैंने कहा अरे तनी संरचना बनाओ। आपने कहा लीजिए बना दिए, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2। अरे गुरुदेव क्या दिखा इसमें, क्या क्या दिखा बताओ तो? अरे गुरुदेव C और N बंध दिख गया। तो मैंने कहा तब? आपने कहा कुछ नहीं, करा दो जल अपघटन, करा दो जल अपघटन, ध्यान दीजिएगा, जल अपघटन करा दे। तो मैंने कहा तब का होगा? आपने कहा इतना नहीं जानते हो कि जो OH है वो कार्बन के पास चला जाएगा, जो OH है N के पास चला आएगा। मैंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बता दिए तुम हमको, हम तो जान ही नहीं रहे थे। ठीक है तो लगा देते हैं वही जो तुमने बताया है। चलिए देख लीजिए, ये है भैया आपका एमाइड। एमाइड आप कहेंगे तो खाली एमाइड लिखा है, रिंगवा काहे ले रहे हैं? अरे हमको बेंजोइक अम्ल बनाना है तो रिंगवा तो लेना ही पड़ेगा, हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए प्लस तुरंत ही HOH करा दीजिए। बाकी भैया आपके जो OH हैं वो कार्बन के पास चले जाएंगे, H नाइट्रोजन के पास चले जाएंगे। कहानी आपकी हो गई है, जो अभी पिछले रिएक्शन में हुआ है। पैटर्न था पैटर्न, बस जिनने पैटर्न पढ़ा है वो इसको एकदम हलवा की तरह चबा जाएंगे, नहीं बाकी कचौड़ी की तरह दांत तोड़ते रहेंगे अपना। प्लस में क्या बन जाएगा जी, NH3। ये हो गया आपका रिएक्शन। तो आज की कथा यहीं पे होती है समाप्त। लाइए जल्दी जल्दी दक्षिणा चढ़ाइए, क्योंकि हम पंडित जी हैं, बिना दक्षिणा के मानते नहीं हैं। तो जल्दी जल्दी सब लोग दक्षिणा चढ़ा दीजिए। और अब चलते हैं हम लोग समाप्ति की तरफ। प्रसाद बंटेगा, लीजिए प्रसाद। आज का आपका प्रसाद ये है, आपकी स्क्रीन पर देखिए प्रोटीन क्या है, इनको कैसे वर्गीकृत करते हैं, मतलब प्रोटीन का वर्गीकरण करना है स्रोत के आधार पे, संरचना के आधार पे, ये सब बताना है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक प्रोटीन की रचना बतानी है, ठीक है। प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक प्रोटीन, पहले देखिए जब प्रोटीन क्या है ये आप बताएंगे तो 1 नंबर मिलेगा, कैसे वर्गीकृत करेंगे 2 नंबर मिलेगा, और इनकी रचना जब बनाएंगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा। बनानी नहीं, लिखनी है आपको क्या क्या होता है इसमें, ठीक है। फिर मोनोसैकेराइड क्या है, इनको कैसे वर्गीकृत करते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की चक्रीय संरचनाओं को समझाइए। देख लीजिए चक्रीय संरचनाओं पूछ लिया गया, मतलब चक्रीय संरचना इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको पहले भी बता रखी है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। मोनोसैकेराइड का आपको परिभाषा लिखना है कि मोनोसैकेराइड क्या है, कैसे इनका वर्गीकरण होता है, 2 हिस्से में बांटे जाते हैं, एक एल्डोज होता है और एक कीटोज होता है, ये आपको जानना पड़ेगा। प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक प्रोटीन में आप लिखेंगे क्या, पहले लिखेंगे आप प्राथमिक प्रोटीन में जो अल्फा एमिनो अम्ल है उनके विशिष्ट क्रम की जानकारी प्राप्त करते हैं। द्वितीयक एमिनो अम्ल में आप लिखेंगे क्या कि जो अल्फा एमिनो अम्ल है उनमें कुछ दूर के बाद जो अल्फा एमिनो अम्ल हैं एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ते हैं
और एक स्प्रिंग नुमा संरचना बनती है जिसे द्वितीयक संरचना कहते हैं। ये आप लिख दीजिएगा। फिर तृतीयक वाले में लिख दीजिएगा कि जब ये संरचनाएं कई बार कुंडलित हो जाती हैं तब जाके तृतीयक संरचना मिलती है। तो बस यही आपको उसमें लिखना होगा, ठीक है। ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।